हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज है हमारा एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस, और जिसमें हमारा प्राइमरली फोकस रहेगा असर्शंस एंड रीजन में। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपके साथ 50 क्वेश्चंस कवर किए थे, जिसमें बेसिक लेवल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक लेवल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं जो इजी लेवल के भी होते हैं, उन्हें मैंने कवर किया था। सो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं असर्शंस एंड रीजन की, जिसके अंदर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, अपने ये वीडियोस जो भी है ये अपने पेड कोर्स के अंदर, ऐप के अंदर देख रहे हो, तो आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो, साथ ही साथ डिस्कशन टैब में भी जाके आप वहां पे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप कोई भी क्वेरी वहां पे डाल सकते हो। साथ ही साथ इस दिए गए नंबर पे भी, यहाँ जो आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, हमारी कोर्सेज चलते हैं फॉर बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम। चाहे आप सीयू सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। लाइव की जब नीड होती है तब लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड की जब फॉर्मेट नीड होती है तो रिकॉर्डेड क्लासेस में होती हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचाई जाती है, जो कि फाइनेस्ट क्वालिटी की होती है। हार्ड कॉपी आपके घर तक विद इन 5 to 7 डेज डिलीवर कर दी जाती है। अनलिमिटेड एमसीक्यूज फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। टाइम टू टाइम यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती हैं, डाउट सॉल्विंग फीचर इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं, पीडीएफ पीपीटी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए गए। साथ ही साथ एक यूनिक फीचर इस कोर्स की ये है कि इसके अंदर 14 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं इन क्रैकिंग वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स। जैसे कि अगर आप डीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीयू सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, काशी विद्यापीठ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्टली जाके आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। या फिर अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पे कॉल करके आप सारे क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रही मेरी यूजर आईडी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखो यार, असर्शन एंड रीजन, रही बात असर्शन एंड रीजन की, तो असर्शन एंड रीजन क्या होता है, मैंने इसे एक प्रॉपर वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हमारे चैनल पे ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाके सबसे पहले उसे देखो, फिर तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि असर्शन क्या होता है और रीजन क्या होता है। लेकिन फिर भी एक बार ब्रीफ में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। असर्शन वो स्टेटमेंट होता है जो किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, बल्कि तुम इसमें यह समझोगे कि रीजन एक्सप्लेनेशन होता है। असर्शन एक सिंपली स्टेटमेंट होता है जो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेट कर रहा होता है। वहीं बात करें रीजन की, तो रीजन एक प्रूफ होता है उस स्टेटमेंट के पीछे। मतलब जो असर्शन दिया हुआ है वो, उसका रीजन क्या होगा, प्रूफ होगा, स्टेटमेंट का प्रूफ होगा, स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन होगा। तो असर्शन एंड रीजन में हमें देखना होता है, क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है, क्या दोनों ही सही है, क्या दोनों ही गलत है, क्या असर्शन सही है या रीजन गलत है। मतलब तुम्हें यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझना होगा। तो सबसे पहले देखते हो कि असर्शन एंड रीजन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे बोला गया है द बिजनेस एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। जब मैं तुम्हें क्लासेस में पढ़ा रहा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे होता है, तो मैंने तुम्हें ये एक स्टेटमेंट उसमें एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब रीजन क्या दिया गया है, द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। तो अब यहां पे तुम्हें बताना है क्या असर्शन सही है या रीजन सही है, या फिर दोनों ही सही हैं या फिर दोनों ही गलत है। ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, बेस तुम्हें मान के चलना है असर्शन को कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सम टोटल है सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का। ठीक है, ये तो हमें सही लग रहा है। तो उसके पीछे रीजन ये दिया गया है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या ये सही रीजन है? नहीं सर, ये रीजन सही नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में यार बताओ। देखो क्यों ये स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, असर्शन क्या है, स्टेटमेंट है। एक मिनट, असर्शन क्या है, जस्ट वेट फॉर मिनट। असर्शन है स्टेटमेंट। ठीक है,
और रीजन जो है, ये जो रीजन है, ये इस स्टेटमेंट के पीछे का प्रूफ है। ठीक है, तो यहां पे असर्शन में बोला गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो क्लोजली इंटररिलेटेड रहते हैं। नहीं सर, इसके पीछे ये रीजन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये होना चाहिए क्योंकि जो बिजनेस होती है, बिजनेस एंटिटी होती है, वो सर्वाइव करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट भी एक्सटर्नल थिंग से ही होंगी, अपने कंपिटिटर से, अपने सप्लायर से, अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेरियस पॉलिसीज जो होती है उनसे, ना कि एलिमेंट से। ठीक है, तो ये जो एजर्शन है, एजर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो यहां पे ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। आपसे पहले स्टेटमेंट में पूछा गया है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सर ये तो होगा नहीं। दूसरा है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही है। मैंने तुम्हें बोला कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। ठीक है, यहां जो स्टेटमेंट था कि एलिमेंट जो होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो क्लोजली इंटररिलेटेड होते हैं, लेकिन क्या ये रीजन इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है? नहीं सर, स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सॉलिड प्रूफ की तरह काम नहीं कर रहा है। तो तुम्हें क्लियरली ये समझना यहां पे है कि क्या जो एसर्शन दिया गया है उसके पीछे जो रीजन दिया गया है, क्या वो रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये तुम्हें बेसिकली समझना होता है। तो अभी हो सकता है तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो, बहुत ही हो सकता है इरिटेट भी हो रहे हो, क्या एसर्शन क्या रीजन, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे सुकून से देखो, धीरे धीरे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये चीज तुम्हें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 52। बोला गया है मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन हाईली कॉशियस, अलर्ट एंड अडेप्टेबल। क्या बोला गया है यहां पे कि जो मैनेजमेंट होती है किसी भी फॉर्म की, किसी भी एंटिटी की, उसे हमेशा अलर्ट रहना होगा। ठीक है, अडेप्टेबल रहना होगा, मतलब कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसे अडेप्ट करने के लिए रेडी रहना होगा। कोई भी थ्रेट्स आ रहे हैं तो उसके लिए अलर्ट रहना होगा। ठीक है, चौकन्ना रहना होगा, कॉशियस रहना होगा, सतर्क होकर चलना होगा। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट समझ गए। रीजन ये दिया गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है। मतलब क्या है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो कीप्स ऑन चेंजिंग, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो सर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं अपनी जगह पे, बिल्कुल सर, स्टेटमेंट तो दोनों ही सही हैं, लेकिन क्या ये एजर्शन जो दिया गया है उसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का? तो बिल्कुल भाई साहब, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जब बिजनेस इन्वायरमेंट ही डायनेमिक है तभी ना आप अलर्ट रहोगे। आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, कंडीशंस चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आपको अलर्ट रहना होगा, कॉशियस रहना होगा, एडेप्टेबल रहना होगा कि बाई चांस अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आप फटाफट से उसे अडॉप्ट करो। कोई थ्रेट आ रहा है तो आप पहले से उसके लिए अलर्ट हो। ठीक है, कॉशियस हो, चौकन्ना हो। तो both assertion and reasons are true and R is the correct explanation of assertion A। ठीक है सर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 53। और यहां पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। देखो, एसर्शंस एंड रीजंस जो होते हैं ये क्वेश्चंस होते हैं टाइम टेकिंग, तो तुम्हें सुकून से पढ़ना होगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो फटाफट रीड मार लेंगे, एसर्शन ये है, रीजन ये है। तुम क्या करो, स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के पढ़ो। जब तुम्हारे पास 1 से 2 मिनट का टाइम है तो तुम क्यों ना सुकून से उसे पढ़ो और फर्स्ट बार में ही अच्छा उसका आंसर दो। तो पढ़ना इसे। बेंगलुरु को एज अ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को एज अ सिलिकॉन सिटी ऑफ वैली कंसिडर किया जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। उसके पीछे ये रीजन दिया गया है कि वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है जो कंट्री की, वो इंकरेज की जाती है बाय आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, तुमने अगर ये सुना होगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया तो तुम इससे बहुत ही फेमिलियर होगे। ठीक है, तुम बहुत ही आसानी से इसकी आंसर कर सकते हो। तो क्या होगा इसका आंसर, तुम सबसे पहले बताओ। ये रहे तुम्हारे सामने ऑल्टरनेटिव्स, और ऑल्टरनेटिव्स का आंसर दो। मैं वेट कर रहा हूं। क्या दोनों ही असर्शन एंड रीजन सही हैं और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? या फिर असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है? या फिर असर्शन गलत है, रीजन सही है? तो जल्दी से इसका आंसर दो। तो देखो यार, इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू।
और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। हम बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि वहां जो आईटी सेक्टर्स है, आईटी इंडस्ट्रीज है, वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस को ग्रो करने में मदद करती है। तुमने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा बेंगलुरु के बारे में, आईटी सेक्टर्स के बारे में, तो तुम्हें इसका नॉलेज होगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे फिर से assertion एंड रीजन से, आज हम लोग ढेर सारे assertion एंड रीजन ही करेंगे। हो सकता है तुम्हें बोरियत फील हो करने में, लेकिन अगर अभी टाइम दोगे तो एट द एंड, जब तुम प्रिपरेशन तुम्हारी खत्म होने वाली होगी, तुम एग्जाम में बैठने वाले होगे, तब तुम्हें सुकून रहेगा तुम्हारे अंदर कि हाँ, हमने assertion रीजन कर लिया, स्टेटमेंट कर लिया, बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, मैच लिस्ट कर लिए, हमने हर एक टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। तो देखो यार, स्टडी टाइम मांगती है, ठीक है। तो हम अपने कोर्स में, हमारी जो कोर्स चलती है बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सीयू सेट के लिए, डीयू बीकॉम के लिए, तो उसमें हम लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करवाते हैं। तो तुम चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा सजेशन बल्कि ये रहेगा, तुम उसे ज्वाइन करो, थोड़ी बहुत पैसे लगेगी, ज़्यादा पैसे, वैसे नॉमिनल फी हमने रखी है। मार्केट में जो सब कोई लूट मचा रखे हैं उससे बहुत कम फीस हमने रखी है। तुम उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में तुम्हें बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, कोई भी डाउट है, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, उस पर एक बार क्लिक करके परचेज करो और जाके तुम उसमें ज्वाइन हो जाओ। तुम बहुत सेटिस्फाई होगे उस चीज से, ठीक है। तो बढ़ते हैं। एजर्शन बोला गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन। जी सर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपने पढ़ाया भी था और हमें ये चीज पता भी है कि हमारी जो इन्वायरमेंट होती है, हमारी कंडीशंस जो होती है, वो चेंज होती है। अगर एक कंट्री की बात करो तो वो दूसरे कंट्री से डिफर करेगी, वहां के अलग बिजनेस क्लाइमेटिक बोल रहा हूं मैं, बिजनेस कंडीशंस होंगी, रीजन टू रीजन, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये दिया गया है कि जो बिजनेस एनवायरमेंट होते हैं कंसिस्ट करते हैं न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्सेस। मतलब उसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या ये सही है? बताओ जरा। तुम्हारे सामने ऑप्शंस हैं, ये रहे ऑप्शंस तुम्हारे। देखो देखो जरा इसे। बोथ assertions and reasons are true and reason R is the correct explanation of A। दूसरा ऑप्शन है both assertion and reasons are true but R is not the correct explanation of assertion A। C है assertion is true but reason is false। और चौथा है assertion तो false है लेकिन reason सही है। तो अब यहां पे तुम्हें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो फटाफट देखो और बताओ। तो आई होप तुम्हें इसका आंसर मिल गया होगा। तो इसके आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मतलब एजर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। क्यों सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, जरा ये बताइए। तुमने मेरे साथ बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर में, बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर्स में तुमने मेरे साथ फीचर्स पढ़े होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का। उनमें से एक फीचर था रिलेटिविटी या फिर रिलेटिव कंसेप्ट, याद आ रही है कुछ? उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट है जो वो डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशंस हमारे भारत की अलग होगी इन कंपैरिजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर चाइना का पॉलिटिकल कंडीशन अलग होगा इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। तो ये रिलेटिव कंसेप्ट है। इसके पीछे जो रीजन दिया गया है, क्या है रीजन? रीजन ये है कि द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्सेस। तो सर डायनेमिक फोर्सेस कहां से इसमें रिलेट कर रहा है? डायनेमिक फोर्सेस तो रिलेट कर रहा था कॉशियस एनवायरनमेंट से, अलर्टेबल, फिर कहीं ना कहीं चौकन्ना रहना पड़ता था, उनसे डायनेमिक चेंज जो हो रहा होता। रिलेटिव कंसेप्ट तो नहीं है ना ये। तो तुम्हें हर एक चीज बहुत ही क्लियरली पढ़ना होगा, तब जाकर तुम इसे सॉल्व कर सकते हो इन असर्शंस एंड रीजंस को। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पे 55। पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना। एजर्शन एंड रीजन दे रखे हैं। एजर्शन में क्या बोला जा रहा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं
वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को क्लोजली मॉनिटर करें। मतलब अ बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री। आए दिन इंडस्ट्रीज में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो उसे क्लोजली मॉनिटर करें। रीजन क्या दिया गया है? रीजन ये दिया गया है कि जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होते हैं वो हमें नए और एडवांस तरीके प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोडक्शन एंड मॉनिटरिंग। इट हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये है कि अगर आप इसे क्लोजली मॉनिटर करोगे तो कहीं ना कहीं आप ही को बेनिफिट मिलेगा। आपको नए नए तकनीक मिलेंगे, नए नए प्रोडक्शन के टेक्निक्स मिलेंगे, मेथड्स मिलेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मॉनिटर कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को बढ़ा पाओगे। तो क्या ये एजर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है? सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल सर दोनों ही सही है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का? तो बिल्कुल भाई साहब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि अगर आप उसे क्लोजली मॉनिटर करते हो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को, तो आप ही को बेनिफिट होगा ना। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें असर्शन एंड रीजंस दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ना असर्शन को। पॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द इन्वायरमेंट। जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को एक शेप करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि मदद करती है बिजनेस फॉर्म को ऑपरेट करने में। इसके पीछे रीजन क्या दिया गया है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्डअप अ कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 56 है। बताओ जरा, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है सर। दूसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है अमंग द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो क्या इसका राइट आंसर है? बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, या गलत है, या स्टेटमेंट गलत है, या रीजन गलत है? बताओ जरा। तो देखो, मैं तुम्हें अगर एक्सप्लेन करूं तो जैसे ये बोला गया कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। क्यों सर, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगी? तुम अगर मान के चलो पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी रहती है, अब पॉलिटिकल पार्टीज कम प्रेशर बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बना हुआ रहेगा। मान लो गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो अगर कम रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज करती है तो हमारे जो इन्वेस्टर भाई साहब रहेंगे वो खुल के इन्वेस्ट कर पाएंगे ना। तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ जरा। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 57। यहां पे क्या बोला गया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होती है वो लार्जली अनसर्टन होती है। रीजन इसके पीछे क्या दिया गया? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स। इन्वायरमेंट जो लार्जली अनसर्टन होती है, तो ये डिफिकल्ट होगा ही, जाहिर सी बात है कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बेसिक क्वेश्चन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाला, इसे कोई भी आंसर कर सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58, जिसका क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। तो बड़े ही सुकून से सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर आंसर करना। देखो, ऑल द फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस फर्म। क्या बोला गया? जितने भी फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट के, वो बिजनेस फर्म के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है सर, मान लेते हैं। रीजन क्या दिया गया है कि जो बिजनेस एनवायरमेंट होती है, बिजनेस एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, जैसे कि मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर, इटीसी टू अ बिजनेस फर्म। बिजनेस एनवायरमेंट जो होता है वो सोर्स होता है वेरियस रिसोर्सेज का, जैसे कि मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर, इटीसी। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सबसे पहले तुम्हें मैं दिखाता हूं। देखो, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion है। क्या सही है? नहीं सर, गलत ऑप्शन है ये। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी सही है। क्यों सही है? ऑप्शन डी सबसे पहले देखो कि assertion ए, assertion जो हमारा ए है वो गलत है, लेकिन जो उसके पीछे रीजन है
रीजन जो दिया गया है वो ट्रू है। ठीक है, तो पहले तो आंसर क्लियर हो गया कि ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं इसे। एजर्शन तुम्हें कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है सच में गलत है? क्योंकि देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितने भी फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो कंट्रोल में होते हैं बिजनेस फर्म के। ये हमने पढ़ा था अपने लेक्चर फर्स्ट या सेकंड में कि अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो आप कैसे उसे कंट्रोल कर लोगे? सारे फोर्सेस को आपके कंट्रोल में होते ही नहीं है। लेकिन जो रीजन है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है, पूरी बिजनेस इन्वायरमेंट जो होती है वो सोर्स होती है किनके लिए? वेरियस रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि मैन के लिए, मशीन के लिए, मनी के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। तो पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट सोर्स हुआ ना। तो ये चीज समझना, मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, और जिसके असर्शंस एंड रीजंस ये रहे आपके सामने। तो जरा देखिएगा इसे। बोला गया टाइमली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू मेक सूटेबल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। टाइमली अंडरस्टैंडिंग, टाइम टू टाइम, मतलब आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हो बिजनेस के एनवायरनमेंट को, प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो, स्क्रूटनी कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल चेंजेस ला सकते हो टाइम टू टाइम, क्योंकि आपने पूरे इन्वायरमेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है। बिल्कुल सर। रीजन क्या दिया गया है? अ फर्म गेट्स वेरियस रिसोर्सेस और इनपुट्स फ्रॉम इट्स बिजनेस एनवायरमेंट। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो बोला जा रहा है इसमें कि जो टाइमली अंडरस्टैंडिंग, टाइम टू टाइम स्कैनिंग, इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प करती है बिजनेस को कि सूटेबल चेंजेस ला सके। स्टेटमेंट तो सर मुझे सही लग रहा है, मतलब एजर्शन मुझे सही लग रहा है। रीजन क्या है? बोला गया कि फर्म गेट्स वेरियस रिसोर्सेस और इनपुट्स फ्रॉम इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, पहला ऑप्शन है बोथ एजर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मुझे ये नहीं लग रहा है। किस एंगल से तुम्हें ये रीजन लग रहा है कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है? नहीं लग रहा है। स्टेटमेंट वो भी सही है, स्टेटमेंट वो भी सही है, मतलब एजर्शन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखो जरा इस स्टेटमेंट को। बोला गया कि टाइमली अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हमें टाइम टू टाइम चेंजेस लाने में मदद करती है, आप क्लोजली मॉनिटर करते हो। और रीजन में क्या बोला गया? फर्म्स गेट वेरियस रिसोर्सेज और इनपुट फ्रॉम इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। दोनों अलग सीन है भाई। इसमें बात की जा रही है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट से आपको रिसोर्सेज मिलती है, और पहले में कुछ और बात की जा रही है। तो कैसे आप दोनों को इंटरलिंक कर सकते हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि है बोथ assertions एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहां पे सबसे पहला एजर्शन तुम्हें दिया गया है। बोला गया एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड। एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट करना प्रोहिबिटेड है। जैसे कि एल्कोहलिक समझ ही रहे हो ना, दारू वगैरह जो भी होती है चीजें, उनका एडवर्टीजमेंट करना प्रोहिबिट किया गया है। अब रीजन पढ़ना, ठीक है। है द कंस्ट्रेंट। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो अब रीजन को तुम पढ़ो। यहां पे रीजन में ये बोला गया है दिस कंस्ट्रेंट इज लेविड बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या है सर इसका मतलब? सबसे पहले तुमने स्टेटमेंट तो समझ लिया होगा, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है तुम्हें कि तुम समझ गए हो कि असर्शन सही है हमारा, कि अल्कोहलिक बेवरेज का एडवर्टीजमेंट करना लीगल नहीं है, प्रोहिबिट किया गया। ये तो जाहिर सी बात है। तो रीजन क्या दिया गया उसके पीछे कि जो ये जो कंस्ट्रेंट आप देख रहे हो, ये जो भी स्टेटमेंट मैंने तुम्हें बताया कि प्रोहिबिटेड है, मतलब उसकी बात की जा रही है। ये कंस्ट्रेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है। क्या ये सही है? बताओ सर। तुमने पढ़ा होगा वो चीज आता है लीगल इन्वायरमेंट के अंदर। लीगल एक्शन इंपोज हो सकते हैं तुम पे, कि दारू का, अगर तुम दारू वर्ड में यूज कर रहा हूं, अल्कोहलिक बेवरेजेस का अगर तुम एडवर्टीजमेंट करते हो तो वो कहीं ना कहीं इलीगल आता है। तो ये चीज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है? नहीं सर, ये चीज आती है लीगल इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि एजर्शन जो है वो हमारा ट्रू है,
लेकिन रीजन जो है वो गलत है। क्यों सर? वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आता है, उस आपने उसे गलत लिखा है, वो लीगल या तो पॉलिटिकल में लाइक करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। पढ़ो क्वेश्चन को। Assertion: a company which is conscious about the changes in the business environment can take better advantage of opportunity instead of losing them to competitors। ठीक है सर, ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। क्या बोला जा रहा है? जो कंपनी कॉन्शियस है, बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस जो हो रहे हैं, जो आए दिन चेंजेस होते हैं, उसको लेकर कॉन्शियस है, वो एक टाइम पे अपने अपॉर्चुनिटीज का बेटर एडवांटेज ले सकती है इंस्टीड ऑफ लूजिंग देम टू कंपिटिटर। कंपिटिटर के पास जाने देने से पहले वो उसका एडवांटेज ले सकती है। ठीक है, तो assertion तो सही है। रीजन दिया गया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस यूनिट्स। तो सर सही तो है, ये दोनों ही सही है, ये तो समझ आ गया। और कहीं ना कहीं आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, क्योंकि आप यहाँ पे बात कर रहे हो इन्वायरमेंट के चेंजेस को देखते हुए। इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होंगे आप उसके लिए कॉन्शियस हो। क्यों कॉन्शियस हो? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज का इंतजार है, थ्रेट्स जो आएंगे उसको टैकल करना है आपको। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, इसीलिए आप उसके लिए कॉन्शियस हो। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पे, मतलब पूछा क्या गया है, स्टेटमेंट दिया है जनरल फोर्सेस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वली। जो जनरल फोर्सेस होते हैं, मैंने दो फोर्सेस तुम्हें पढ़ाई थे, जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, जनरल फोर्सेस जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं ऑल द फॉर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्रीज इक्वली। ठीक है, ये पहला यहां पे बोला गया है। दूसरा क्या बोला गया? स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, कंपिटिटर्स, कस्टमर इटीसी, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस फॉर्म्स को डायरेक्टली। एजर्शन कुछ और बोल रहा है, रीजन कुछ और बोल रहा है। एजर्शन ये बोल रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जनरल फोर्सेस होते हैं वो सारे ही फॉर्म्स को इफेक्ट करती हैं। एक इंडस्ट्री के जितने भी फॉर्म्स हैं उन सारे को ही वो इफेक्ट करती हैं। कौन सर? जनरल फोर्सेस। रीजन क्या बता रहा है? स्पेसिफिक फोर्स इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, कंपिटिटर, कस्टमर हु इन्फ्लुएंस बिजनेस फॉर्म डायरेक्टली। ये तो अलग ही दुनिया में भाई साहब बह रहे हैं। तो क्या सही है? स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, assertion एज वेल एज रीजन दोनों सही है। स्पेसिफिक फोर्स का कहना गलत नहीं है, लेकिन क्या वो रीजन assertion की सॉलिड प्रूफ की तरह काम कर रहा है, उसके पीछे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है? नहीं सर, नहीं काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर होगा, बोथ assertions एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 है यहाँ पे, इक्वल assertion पढ़ना, इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स फॉर इक्वल वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट। चलो ठीक है, बोला गया है मेल और फीमेल वर्कर्स को इक्वल पे करना, ये एक उदाहरण है सोशल इन्वायरमेंट का। रीजन क्या बोला जा रहा है? एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइंस द प्रोडक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सोशल इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना, उसे समझना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो क्या तुम दोनों को लिंक कर पा रहे हो? जो assertion दिया गया है इक्वल पे टू द मेल एंड फीमेल वर्कर्स फॉर इक्वल वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी जगह पे, लेकिन क्या ये रीजन, ये जो रीजन तुम यहां पे देख रहे हो, इस assertion को सपोर्ट कर रहा है? कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 64।
एवरी फर्म्स कीप्स अ कंटिन्यूअस स्टडी एंड स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। हर एक फर्म अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यूअस स्कैनिंग करती है, उसकी स्टडी करती है टाइम टू टाइम। रीजन क्या दिया गया है? अ बेटर स्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट्स हेल्प्स अ फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है सर, ये तो हमें पता है कि हर एक फर्म अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यूअस स्टडी करती है। क्यों कंटिन्यूस स्टडी करेगी? क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उसे अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, उसे थ्रेट्स जो आएंगे उसे एनालाइज करना, आइडेंटिफाई कर लेना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है, और कहीं ना कहीं ये जो रीजन है ये इस एजर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। ये चीज तुम समझ रहे होगे मेरी बात को। क्लियरली यहां पे बोला जा रहा है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को मदद करती है इन इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Option A. Both assertions and reasons are true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 65। यहां पे क्या बोला जा रहा है? एजर्शन में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द बेस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बच्चों वाला चीज कि अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हो, स्टडी करते हो, तो वो चीज आपको मदद करेगी प्लान्स बनाने में, वेरियस पॉलिसीज बनाने में। ठीक है सर, ये तो सही स्टेटमेंट सही कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है उसे तुम ध्यान से सुनना। इन्वायरमेंट जो होता है वो सोर्स होता है बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दोनों का ही सोर्स होता है। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ भर भर के अपॉर्चुनिटीज ही आते हैं भाई साहब, थ्रेट्स भी आती हैं। थ्रेट्स की भी आप एनालिसिस कर सकते हो, आपके लिए वो भी बहुत अच्छी चीज है कि हाँ फ्यूचर में कोई नया कंपटीटर आने वाला है, अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस कर रखा है अपने इन्वायरमेंट का। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने जगह सही है। बोला जा रहा है एजर्शन में कि अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द बेस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सही बात है, अगर आप अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हो तो आप उस बेसिस पे प्लान बना सकते हो। सुनना मेरे बात को, इस रीजन में क्या बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज का भी सोर्स है, थ्रेट्स का भी सोर्स है। ठीक है, कि थ्रेट्स कैसे आएंगी, क्या आएंगी, पता लग जाएगा। तो अगर तुम्हें पता है पहले से कि ये अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, तो तुम उस बेसिस पे प्लान्स तैयार करोगे, उस बेसिस पे पॉलिसीज तैयार करना शुरू कर दोगे। तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेटमेंट सही है अपने जगह पे, और रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। है या नहीं है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बोथ assertions एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो यार, कैसा लगा तुम्हें अभी तक जो भी मैंने तुम्हें अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। 50 से मैंने स्टार्ट किया, 65 पे मैं पहुंच चुका हूं। ठीक है, वीडियो लंबी बन रही है, मुझे पता है तुम्हारे 30 to 35 मिनट्स अप्रॉक्स खत्म होने को आ गए, लेकिन प्रोडक्टिव है। मैं तुम्हें अभी धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम प्रैक्टिस करते जाओगे। अगर तुम अभी के 30 मिनट दे रहे हो तो ये तुम्हारे लिए 30 मिनट फ्रूटफुल होंगे। ये रियलाइज होगा कब? जब तुम एग्जाम में बैठोगे। मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूं हर एक टाइप के क्वेश्चन में एक्सपर्टीज दिलवाऊं। अभी और भी मेरे पास असर्शंस एंड रीजंस हैं, ठीक है, जो कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, तुम्हें वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा। फिर जब तुम टेस्ट देने बैठोगे तो तुम्हारे चेहरे पे वो छोटी सी स्माइल होगी, यार ये सब तो हमने कर रखा है, बहुत आसानी से तुम टैकल कर लोगे। तो जो भी तुम्हें मैं पढ़ाता हूं उसे रिकॉल करो। मैं कम से कम क्वेश्चन ले रहा हूं, मुझे पता है ये चीज, 15 क्वेश्चन ही जस्ट मैंने लिया है अभी। ठीक है, बहुत को दिक्कत हो रही होगी कि इतने टाइम अगर हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में देंगे तो तब तो हो गया प्रिपरेशन। लेकिन यार तुम अभी स्टेज फर्स्ट में हो, तुम्हें हर एक चीज मुझे बतानी पड़ती है, तुम्हें हाथ पकड़ के हर एक चीज मुझे भी सिखाना है। सो सुकून से पढ़ते चलो, मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते चलो, जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं आगे तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सो जैसा भी तुम्हें वीडियो लगा हो कमेंट सेक्शन में यार बताना। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ अगर तुम हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने सारे डाउट्स तुम क्लियर कर सकते हो। अगर तुम्हें इनरोल होना हो इस कोर्स में तो इस नंबर पे कॉल करो और सारे डाउट्स क्लियर करो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट परचेज लिंक दिया गया, वहां से जाके तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। बिलीव करो तुम उसके बाद सेटिस्फाई रहोगे उस कोर्स से। जिस तरीके से उसमें पढ़ाई करवाई जा रही है, स्टूडेंट को टाइम टू टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, वीडियो लेक्चर्स डेली पोस्ट हो रहे हैं, वहां पे टेस्ट वगैरह अपडेटेड होती हैं रहती हैं। ठीक है, डाउट सॉल्विंग है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है, जीएस है, हर एक सब्जेक्ट उसमें करवाया जा रहा है कि
तुम्हें कोई भी कमी ना मिले, तुम्हें लगे कि हाँ हमारा वर्थ है, जो हमारा पैसा जा रहा है वो वर्थ है। तो ये सारी बेनिफिट्स है इस कोर्स की, तो तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो।